नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता को संभालता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद यह किस तरह की नीतियों पर काम करता है और किस तरह से जो दिल्ली सल्तनत है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को यह परिवर्तित करता है। इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। हम देखते हैं जब मोहम्मद बिन तुगलक को, तो सबसे पहले इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक हमको दिखता है। इसका जो मूल नाम है वह क्या है? मलिक फखरुद्दीन, और यह जौना खान के नाम से भी फेमस है। जब हमने इससे पिछला वीडियो देखा तो वहां पर हमने जौना खान के नाम से ही इसको संबोधित किया था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के समय जो दक्षिण भारत के अभियान है उसको यह लीड कर रहा था। तो जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु पर भी विवाद है, वह भी हमने देखा कि या तो इनकी हत्या हुई या दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हुई। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। तो उनकी मृत्यु के बाद यह सत्ता को संभालता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एक तथ्य हमको मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में बहुत सारे प्रयोग करता है। जब आप इसके प्रयोगों को देखेंगे तो यह हर कोशिश करता है कि दिल्ली सल्तनत को वह किसी तरह से मजबूत कर दे। दक्षिण के अभियान करेगा, अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करेगा, मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन करेगा, भारत के बाहर के क्षेत्रों पर भी आक्रमण करेगा, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। मतलब हर वह कोशिश करेगा जिससे वह आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर पाए, लेकिन लगभग हर व्यवस्था में यह असफल हो जाता है। इसलिए इसको अभागा सुल्तान भी कहा जाता है। वह हम डिटेल से देखेंगे। अभी आप क्रम के रूप में देखते चलिए कि मोहम्मद बिन तुगलक किस तरह से प्रशासनिक भूमिका में आता है, कैसे वह सुल्तान की गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित करता है और किस तरह के परिवर्तन वह करना प्रारंभ करता है। फिर हम बहुत डिटेल के साथ देखेंगे कि जो इसने परिवर्तन किए थे वह परिवर्तन कौन से थे और उन परिवर्तनों में ऐसी क्या कमियां थी जिसके कारण यह असफल हुआ। हम जब मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तनों को देखते हैं तो एक चीज हम पाते हैं कि इसके परिवर्तन समय से बहुत आगे के हैं। मतलब ऐसे परिवर्तन यह करता है जो उस समय से बहुत आगे के परिवर्तन है। उन सबको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो यह सुल्तान बनता है किसके बाद? गयासुद्दीन तुगलक के बाद। इसका जन्म कब हुआ था? 1290 में। मतलब एक समय काल है। और इसके विषय में कहा जाता है कि यह बहुत ज्ञानी था। मतलब इसके पास बहुत दक्षता थी, बहुत योग्यता थी। इसको अरबी भाषा, पारसी का, गणित का, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इन सब पर इसकी बहुत पकड़ थी। एक बहुत विद्वान शासक के रूप में हमको यह दिखता है। यह धार्मिक चर्चाओं में भाग लेता है। इसकी दर्शन में भी बहुत सारी रुचि है, तो दर्शन की जो चर्चाएं हैं उसमें भी यह भाग लेता है। जो धार्मिक चर्चाएं हैं उसमें भी यह भाग लेता है। और क्योंकि इसमें अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वह भी हमको दिखती है, तो बाद में जब आप देखेंगे तो वह इसके लिए एक समस्या बन जाएगी। क्योंकि जो धार्मिक नेता है जब वह अपनी बातें रखेंगे, तो क्योंकि इसको खुद भी ज्ञान है तो यह भी अपनी बातें रखता था। तो जो धार्मिक नेता है और जो मोहम्मद बिन तुगलक है यानी जो सुल्तान है, इन दोनों के मध्य हमको विवाद जैसी स्थिति भी दिखेगी। और ज्यादा विवाद यह हमको दिखेगा उलेमाओं के साथ, तो वह सब भी हम देखेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि यह एक बहुत विद्वान शासक था, दार्शनिक था, धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने वाला था। लेकिन इसके साथ जो हमको समस्या दिखती है कि दूरदर्शिता में कमी है। यह ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है उस रियलिटी को ठीक से नहीं पहचान पाता है। यह आदर्श बहुत बड़े बड़े रखेगा, बहुत बड़े बड़े सुधार करने का प्रयास करेगा, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा कि जिस रिजल्ट के लिए इसने यह प्रयास किया था वह रिजल्ट मिल पाए। दूसरे इसके साथ समस्या देखेंगे कि यह बहुत जल्दबाजी में फैसले करने लगता है। यह सोचता है कि बहुत जल्दी जल्दी इसको परिणाम मिलने लगेंगे, लेकिन बार बार इसको असफलताएं मिलती है। इन्हीं के साथ इनडायरेक्ट कनेक्टेड एक व्यक्ति हमको मिलेगा, बाबा फरीद। बाबा फरीद कौन है? यह एक सूफी संत है और सूफी संत में भी चिश्ती सिलसिले के संत हैं। यह एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं पूरे पंजाब के क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्र में इनका प्रभाव हमको दिखता है। इन्हीं बाबा फरीद की बहुत सारी कविताओं का संग्रह हमको गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिखता है, जो सिख धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। और बाबा फरीद का जो मकबरा है वह कहाँ है? पाकिस्तान के पाक
पट्टन में। तो यह बेसिक जानकारी है बाबा फरीद के बारे में। बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गजे शंकर के नाम से भी जाना जाता था और बाबा फरीद का अपना कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने सूफी धर्म को अपना लिया था। अब यह पुत्र वाली बात यहाँ क्यों की जा रही है? क्योंकि जो बाबा फरीद है इनके विषय में एक वर्णन मिलता है कि इनका एक पोता है, मतलब इनके बेटे का बेटा। वह आध्यात्मिक गुरु है मोहम्मद बिन तुगलक का, इसीलिए बाबा फरीद को हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम ऐतिहासिक साक्ष्यों में देखते हैं तो बाबा फरीद का अपना कोई पुत्र था ही नहीं। तो अभी हम समझेंगे कि क्यों कहा जाता था कि जो आध्यात्मिक गुरु है मोहम्मद बिन तुगलक का वह बाबा फरीद का पौत्र था। यहाँ पर एक अवधारणा आती है आध्यात्मिक पुत्र की, यानी एक व्यक्ति ने यदि किसी से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की है, अर्थात यदि कोई शिष्य है या कोई अनुयायी है, फॉलोअर है, जिसने शिक्षा प्राप्त की है अध्यात्म की अपने गुरु से, तो उसे उसका पुत्र कहा जाता था। मतलब गुरु को पिता और शिष्य को पुत्र माना जाता था और कहेंगे क्या? आध्यात्मिक पुत्र। इसी तरह से बाबा फरीद का कोई आध्यात्मिक पुत्र था और उसी का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक का आध्यात्मिक गुरु था। ये जो आपके बाबा फरीद हैं, इनमें हमको शेख निजामुद्दीन औलिया भी मिलते हैं और वह कौन है? इनके शिष्य। तो निजामुद्दीन औलिया भी बाबा फरीद के ही शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया कौन था? जिसने प्रमुख भूमिका निभाई थी तुगलक वंश की स्थापना के पीछे या गयासुद्दीन तुगलक को सुल्तान बनाए जाने के पीछे। जिस शिष्य की मैंने बात की जो आध्यात्मिक गुरु है मोहम्मद बिन तुगलक का, उसका नाम क्या है? शेख अलाउद्दीन। यह जो शेख अलाउद्दीन है यह बाबा फरीद से जुड़ा हुआ हमको दिखता है और माना यह जाता है यह बाबा फरीद का पौत्र है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यह आध्यात्मिक पौत्र है। बाबा फरीद सूफी धर्म के प्रचारक है और उन्हीं के आध्यात्मिक वंशज के रूप में हमको शेख अलाउद्दीन मिलता है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इतिहास में इसका सीधा प्रमाण हमको नहीं मिलता है कि जो आपके शेख अलाउद्दीन है वह बाबा फरीद के पोते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पोते के रूप में हमको यह मिल सकते हैं। तो इस तरह का कथन यदि आए तो यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, जब यह सुल्तान बनता है तो यह क्या करता है? खलीफा की उपाधि धारण करने लगता है। यह खुद को खलीफा घोषित कर देता है और एक उपाधि धारण करता है। उपाधि का नाम क्या? अमीर उल मोमनीन। तो अमीर उल मोमनीन की यह उपाधि धारण करता है और खलीफा के रूप में स्वयं को स्थापित करता है। यह स्वयं के विषय में कहता है कि यह धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह का नेता है, यह दोनों तरह का सम्राट है। तो धर्म का अगुआ और राजनीति का अगुआ, दोनों का अगुआ हमको यह दिखता है। खलीफा कौन होता है? यह इस्लाम धर्म में एक सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी होता है, लेकिन धर्म के साथ साथ इसकी जो पकड़ होती है वह राजनीति पर भी हमको दिखती है। दरअसल व्यवस्था क्या है? जो आपके पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इनके बाद वह व्यक्ति जो इस्लामी साम्राज्य का विस्तार करता है या उसका नेतृत्व करता है इस्लामी साम्राज्य का, उसी को कहा जाता था खलीफा। तो एक तो यह इस्लामी साम्राज्य का नेता है, यानी राजनीतिक व्यवस्था का नेता है। दूसरा, यह इस्लाम धर्म का या पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में भी काम करता है। तो धर्म का भी मुखिया या धर्म का भी नेता इसको माना जाएगा। तो धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूप से हमको भूमिका मिलती है खलीफा की। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? खुद को खलीफा घोषित कर लिया। इसका मतलब यह कि जो इस्लाम जगत है उसमें अपनी ख्याति यह बढ़ाना चाहता था और पूरे इस्लाम की जो व्यवस्था है उसमें स्वयं को यह उनके नेता के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसके लिए यह आक्रमण भी करेगा, वह हम आगे देखेंगे। और जो इस्लामी साम्राज्य है उस साम्राज्य पर अधिकार करने का प्रयास भी करेगा। गद्दी संभालने के बाद यह दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। उसके साथ साथ जो धार्मिक व्यवस्था है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करता है। अब हम यह समझे कि जो आपका यह मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने खुद को खलीफा के रूप में क्यों घोषित किया? यह खलीफा बनना क्यों चाह रहा था? सबसे पहला राजनीतिक उद्देश्य, यह चाहता था कि जो इस्लामी साम्राज्य है वह इसको उनके मुखिया के रूप में स्वीकार कर ले। तो यह उसका एक राजनीतिक लक्ष्य हमको दिखता है। दूसरा, जो खलीफाओं से संबंध है इसके, जैसे जो अब्बासी खलीफा हैं, उनसे यह कंपटीशन में आ जाता है। और अब्बासी खलीफा कहाँ थे?
बगदाद में। तो बगदाद के जो अब्बासी खलीफा है उनसे यह कंपटीशन करता है, और क्योंकि जो बगदाद के खलीफा है वह भी खुद को इस्लाम जगत के नेता के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और यह भी खुद को प्रेजेंट कर रहा था इस्लाम जगत के नेता के रूप में। तो जो अब्बासी खलीफा है उनके साथ यह कंपटीशन भी कर रहा था, इसलिए यह स्वयं को खलीफा के रूप में घोषित करता है। यह कहता है कि इसकी नियुक्ति किसने की है? ईश्वर ने। तो स्वयं को ईश्वर द्वारा नियुक्त शासक यह स्थापित करना चाहता था। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह कोशिश कर रहा था कि यह एक लीडर के रूप में दिखाया जाए, और इसकी नियुक्ति ईश्वर ने की है तो इसका जो पद है उसको चैलेंज भी ना किया जाए। तो इन वजहों से यह खलीफा के रूप में खुद को नॉमिनेट करता है। इसका परिणाम क्या हुआ? जो अस्थिरता है वह बहुत बढ़ गई, और जो विद्रोह है वह भी काफी ज्यादा बढ़ गया। इसने हालांकि कई और चेंजेस किए, वह भी विद्रोह के पीछे प्रमुख कारण था। जैसे इसने दिल्ली से राजधानी ट्रांसफर की देवगिरी में, जो इसने सांकेतिक मुद्रा या कागजी मुद्रा चलवाई, वह भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। लेकिन इन सब के साथ जो इसने खुद को खलीफा के रूप में नॉमिनेट कर दिया या खुद को खलीफा घोषित कर दिया, वह भी बड़ा कारण बना, जो इसके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हुए। अब हम देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है और जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता यानी कि मोरक्को का यात्री, इसके मध्य हमें किस तरह के संबंध दिखते हैं। इब्न बतूता 1333 में भारत आता है, और जो दिल्ली का सुल्तान है उस समय वह है मोहम्मद बिन तुगलक। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है, और वहां पर इसे काजी के रूप में या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि जो आपका इब्न बतूता है यह दरबार में बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी यह बहुत सारे विवरण हमको देता है, क्योंकि यह एक यात्री होता है तो अपनी यात्रा के विवरण यह लिखता है। और उस पुस्तक का नाम क्या है? रेहला या रेहाला। तो रेहाला नामक पुस्तक में या रेहला नामक पुस्तक में यह अपने यात्राओं का विवरण लिखता है, और उससे हमें न केवल भारत के बल्कि भारत के आसपास के क्षेत्रों के भी जो साम्राज्यिक विवरण है वह हमको मिलते हैं। खास करके जैसे चीन के विवरण है वह भी हमको मिलते हैं, अफगान के विवरण वह भी हमको मिलते हैं। तो वह सब कुछ हमको इब्न बतूता के लेखों से मिलते हैं। इब्न बतूता जो यह पुस्तक लिखता है, इस पुस्तक में यह मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां हैं उसकी आलोचनाएं भी करता है। आलोचनाएं कैसे? जो राजधानी ट्रांसफर की गई, जो कागजी मुद्रा चलाई गई, और जो आक्रमण किए गए दक्षिण भारत में, या जो अन्य आक्रमण किए गए जिसमें वह असफल हुआ और बहुत सारा धन उसने खर्च किया, उन सब की जो निंदा है वह इब्न बतूता हमको करता हुआ दिखता है। जब हम मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयासों को देखेंगे जो उसने अपनी दिल्ली सल्तनत को विस्तारित करने के लिए किया, और उन सब में जब वह असफल हो जाता है तो किस तरह की व्यवस्थाएं थी, मतलब किस तरह उसने प्रसारित करने का प्रयास किया और वह किस तरह से असफल हुआ, उन सब को हम बहुत डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं बहुत बेसिक कि किस तरह के विवरण हमको मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित मिलते हैं। तो इब्न बतूता का जो एक्सपीरियंस है वह अपनी पुस्तक रिहाला में वह दिखाते हैं। वह कहते हैं कि इसने बहुत सारे खतरनाक निर्णय लिए, बहुत सारे भ्रमित करने वाले निर्णय लिए, राजधानी को बहुत जल्दबाजी में ट्रांसफर कर दिया, कागजी मुद्रा पर जो नीति बनाई वह भी ठीक नहीं थी, इसने बहुत सारा धन बर्बाद किया, व्यापार में इसने बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न कर दी। यह सब कुछ यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखता है। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक इस इब्न बतूता को चीन में भेजते हैं अपने राजदूत के रूप में। और क्यों भेजते हैं? क्योंकि यह पहले ही अपनी यात्रा के दौरान एक बार चीन गया था, और वहां पर जो चीन का युआन वंश है उसके शासनकाल में यह पहुंचा था, और वहां की व्यवस्थाओं के विषय में इसने लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या चाहता था कि जो चीन है उसके साथ एक तो राजनीतिक संबंध स्थापित हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा जो व्यापारिक संबंध है वह चीन के साथ स्थापित हो जाए। इन्हीं कारणों से यह इब्न बतूता को एक राजदूत के रूप में भेजता है। कहाँ? चीन में। और वहां चीन में शासक कौन है? तोगन तिमूर। तो तोगन तिमूर के पास 1342 ईस्वी में यह इब्न बतूता को भेजता है। व्यापारिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, थोड़ी बहुत सफलता इसको मिलती भी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिजल्ट हम नहीं देख पाते हैं जो इब्न बतूता के इस यात्रा के कारण देखने को हमें मिल सके। तो इस तरह से इब्न बतूता का चीन के साथ संबंध हमको दिखता है, और इब्न बतूता का हमें मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी संबंध दिखता है। अब हम देखें कि जो आपकी इब्न बतूता की पुस्तक है रेहाला, इसमें जो तुगलक साम्राज्य है उसके विषय में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं।
सबसे पहले यह व्यवस्था बताता है उमरा की। यह कहता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें बहुत सारे गवर्नर हैं और इन गवर्नरों को कहा जा रहा है उमरा, और उन्हीं के माध्यम से जो नियंत्रण है प्रशासनिक व्यवस्था का वह चलाया जाता है। इब्न बतूता जो यहाँ के राज्य हैं उनके विषय में भी बताता है। कोई वह लिस्ट नहीं देता है। कुछ जगहों पर मिलता है कि 13 राज्य बताए हैं, कुछ जगहों पर मिलता है कि 23 राज्य बताए हैं, लेकिन क्योंकि इब्न बतूता खुद से कोई लिस्ट नहीं मिलता है तो जिन राज्यों का उसने उल्लेख किया है उनको कैटेगराइज करके या बताया जाता है। तो सूची तो नहीं दी है पर बहुत सारे क्षेत्रों का उसने विवरण दिया है। जो सम्राट के आदेश हैं वह आदेश किस प्रकार से लागू करवाए जा रहे हैं, शासन क्षेत्र कैसे चल रहा है अलग अलग क्षेत्रों का, उन सब के विषय में यह बताता है। जो यह 23 प्रांत हैं इसका विवरण भी हमको कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इब्न बतूता कोई स्पष्ट सूची नहीं देता है, कोई लिस्ट नहीं देता है इन राज्यों की कि तुगलक वंश के समय कितने राज्य थे। स्थानीय प्रशासन गवर्नरों द्वारा किया जाने वाला जो प्रशासनिक नियंत्रण है उसके विषय में यह चर्चा करता है और यह बताता है कि किस तरह से जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वह सिस्टम विकसित हुआ था। भले ही प्रांतों के स्तर पर गवर्नर नियुक्त थे, लेकिन जो उनका नियंत्रण था वह हमको दिल्ली सल्तनत के पास ही दिखता है। मतलब गवर्नर दिल्ली सल्तनत के माध्यम से कंट्रोल किए जाते थे। अब हम देख लेते हैं कि वह जो 23 राज्य हैं वह कौन कौन से राज्य हो सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, मालवा है, बमदहल है, कश्मीर है, कर्नाटका है, बिहार है, मालाबार है, आंध्र प्रदेश है, कलिंग है, विदर्भ है, बंगाल है, आगरा है, अलीगढ़ है, फैजाबाद है, गोंडा है, बलिया है, राजमहल है और द्वारका है, और इसके साथ साथ राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, मतलब जो राजधानी थी उस समय। तो इस तरह से 23 प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं या प्रांत हैं जिनकी चर्चा हमको रिहाला में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलती है। कुछ जगहों पर यह कहा जाता है कि 13 राज्यों की सूची है या 13 राज्यों का विवरण रिहाला में हमको मिलता है। यह 13 राज्य कौन से हैं? सबसे पहला दिल्ली, जहां मोहम्मद बिन तुगलक का दरबार था। दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मालवा, मालाबार, बमदहल, दक्षिण भारत के क्षेत्र, कश्मीर, पठान, कोल्हापुर और बिहार। तो यह 13 की सूची है और पीछे हमने 23 की सूची भी देख ली। तो इस तरह से राज्यों की सूची हमको मिलती है जिसका विवरण हमको रिहाला में मिलता है। लेकिन फिर आप ध्यान रखिएगा कोई लिस्ट नहीं है रिहाला में, उसने स्थानों के विवरण दिए हैं, उससे हम यह अंदाजा लगाते हैं कि किस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो कुछ जगह कहते हैं कि उसने 13 प्रांतों की बात की है और कुछ जगह कहते हैं कि उसने 23 प्रांतों की बात की है। तो इस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक कैसे सत्ता पर अधिकार करता है, उसकी जो बेसिक सोच है वह कैसी है, उसकी जो बेसिक योग्यताएं हैं वह योग्यताएं कौन सी है, कैसे इब्न बतूता के साथ उसका संबंध होता है, कैसे इब्न बतूता को वह व्यापारिक विस्तार के लिए चीन भेजता है। उन सारे घटनाक्रमों को हम देख चुके हैं। आने वाले वीडियोज में हम और डिटेल से देखेंगे, या हम कहें कि बहुत डिटेल से देखेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी जो नीतियां हैं वह किस प्रकार से लागू होती हैं और वह नीतियां असफल क्यों होती हैं, उनके असफल होने का कारण क्या है, उन सब को हम बहुत डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।